नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य के बरी होने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग आज पश्चिम बंगाल की अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर ईंधन की सख्त नाकाबंदी के बीच क्यूबा के मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण का संकेत दिया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने कोलंबो में ICC T20 विश्व कप के सुपर 8 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राज्य में 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में एक क्वाड्रीवैलेंट HPV वैक्सीन गार्डसिल का इस्तेमाल किया जाएगा। HPV वैक्सीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा अध्ययन की गई वैक्सीन में से है, जिसे वर्ष 2006 से अब तक दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि यह वैक्सीन HPV टाइप से होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने में लगभग पूरी तरह प्रभावी है। जिन्होंने अपने टीकाकरण सूची में HPV वैक्सीनेशन को शामिल किया है। यह खास अभियान 3 महीने के समय में मिशन मोड में चलेगा, जिसके दौरान पात्र बालिकाएं निर्धारित केंद्रों पर वैक्सीन लगवा सकती हैं। देश भर में HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम डिलीवरी ओरिएंटेड गवर्नेंस को दर्शाता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बाद में प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। 22,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से स्थापित ये सुविधा भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। गुजरात से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। साणंद में माइक्रोन की इस सुविधा का उद्घाटन आज भारत के तकनीकी इकोसिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी छलांग है। यह परियोजना भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत किया गया पहला प्रस्ताव है। सितंबर 2023 में इसके भूमि पूजन के बाद यह संयंत्र अब दुनिया भर के बाजारों के लिए उन्नत डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM और NAND सेमीकंडक्टर्स वेफर्स को तैयार मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों में परिवर्तित करेगा। इस सुविधा की मुख्य विशेषता इसका लगभग 5 लाख वर्ग फुट का क्लीन रूम क्षेत्र है। पहले स्वदेशी मेमोरी मॉड्यूल के व्यावसायिक शिपमेंट की शुरुआत के साथ ही भारत आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने देश भर में 14 वर्ष तक की किशोरियों के मुफ्त HPV टीकाकरण के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में IMA ने कहा है कि ये पहल सर्विकल कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश की लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में ये 7.1% थी। मंत्रालय ने कहा कि लगातार 3 वित्त वर्षों में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ प्रदर्शन में विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2025-26 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर हासिल की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और अन्य को कथित दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी है। एक रिपोर्ट।
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई का कहना है कि निचली अदालत ने जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया और साक्ष्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। आबकारी नीति दिल्ली सरकार द्वारा 2021 में तैयार की गई थी, जिसके बाद कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद वापस ले लिया गया था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई को नीति की जाँच का आदेश दिया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग आज पश्चिम बंगाल की अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस सूची में उन मतदाताओं के नाम भी शामिल होंगे जिनके पहचान पत्रों का सत्यापन विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया है। मसौदा सूची में लगभग 7 करोड़ 8 लाख मतदाताओं के नाम होंगे जो अंतिम सूची में भी बने रहेंगे। हालांकि इस सूची को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं उनके नाम स्वाभाविक रूप से सूची में शामिल होंगे। जिनके नाम हटाए जा रहे हैं उनके नाम के आगे हटाएं लिखा होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूची आज दोपहर तक ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। मतदाता सूची को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और ECI नेट ऐप पर देखा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिहार में भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीमा प्रबंधन को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। एक रिपोर्ट। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट अवैध निर्माण, घुसपैठ, नकली भारतीय मुद्रा नोट, अतिक्रमण और अनधिकृत वित्तीय लेन देन जैसी चिंताओं से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई पर भी बल दिया गया। गृह मंत्री ने विशेष रूप से वन क्षेत्रों और निर्जन क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति के सख्त पालन के निर्देश दिए। आनंद और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे कि ये केंद्र स्वयं के भवनों से संचालित हो सकें। राज्य में 1,89,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 76,000 अब भी स्वयं के भवनों के बिना संचालित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल करते हैं और पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण व्यवस्था और आकर्षक भवन डिजाइन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवनों के निर्माण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से सहायता की जा सकती है। श्री योगी ने दोहराया कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और समुदाय के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से केरलम के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति सेंट बर्चमन्स कॉलेज चांगनासेरी के शताब्दी समारोह के समापन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र के निदेशक डॉक्टर गगनेश शर्मा ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य रसायनों पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना और टिकाऊ तथा विज्ञान आधारित कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ना है। श्री शर्मा ने कल गाजियाबाद स्थित संस्थान में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय सेमिनार में कहा कि सेमिनार के दौरान हुई चर्चाओं से हितधारकों को राष्ट्र स्तर पर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। धीरे धीरे केमिकल्स से हम लोग दूरी बनाएं और कैसे हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें, तो उसमें किस तरह से सर्टिफिकेशन हो, कैसे मार्केट लिंकेज करवाया जाए। भारत सरकार का जो मिशन नेचुरल फार्मिंग है उसमें किस तरह से जो टारगेट्स रखे गए हैं स्टेट्स के लिए और कितनी हमने अचीवमेंट की है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी प्राकृतिक खेती के चैलेंजेस हैं आगे, उसको किस तरह से किया जा रहा है और साथ ही साथ मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग में आज भी प्राकृतिक कृषि प्रदर्शनी जारी रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेवा क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रहा है।
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि AI किस प्रकार आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेवा क्षेत्रों को तेजी से नया रूप दे रहा है। समिट के दौरान आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राइट लेफ्ट AI के संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी प्रशांत मालवीय ने बताया कि उनकी कंपनी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक AI सक्षम संचार मंच विकसित कर रही है। हम ये चाहते हैं कि सभी सिटीजन के द्वारा जो लोग बोल सकते हैं, जो नहीं बोल सकते हैं, उनके लिए भी हम एक ऐसा कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाएं ताकि वो भी कल को अपनी नौकरी के लिए या किसी और जगह पे काम के लिए उनको स्ट्रगल करने की जरूरत ना हो। AI समिट में आके हम लोगों ने देखा कि लॉट ऑफ मेनी एप्लीकेशन जिन्होंने हर किसी में काम किया है, उस AI समिट में हमें भी ये जानने को मिला है कि हमारे साथ साथ और भी कितनी ऐसी AI कंपनी है जो इस विश्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, हम सभी लोगों को एक साथ ले जाने का काम कर रही है। हमें भी सीखने को मिला है और आशा करते हैं हम लोगों ने भी जो एप्लीकेशन लोगों के लिए बनाई है वो भी उन सभी लोगों के काम आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के संभावित मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण का संकेत दिया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने क्यूबा पर ईंधन की सख्त नाकाबंदी लागू कर रखी है। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका क्यूबा का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन ये सौहार्दपूर्ण शर्तों पर होगा। क्यूबा की सरकार हमसे बातचीत कर रही है। वे बहुत बड़ी परेशानी में हैं। उनके पास ना तो पैसा है और ना ही कुछ और। शायद हम क्यूबा का मैत्रीपूर्ण ढंग से अधिग्रहण कर लेंगे। बहुत मुमकिन है कि अंत में क्यूबा पर हमारा नियंत्रण हो जाए। आप जानते ही हैं, अमेरिका में ऐसे लोग रहते हैं जो वापस क्यूबा जाना चाहते हैं और जो कुछ भी हो रहा है उससे वे बहुत खुश हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल दियाज कैनेल ने कहा कि उनका देश किसी भी मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में बातचीत करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी संघीय एजेंसियों को AI डेवलपर एंथ्रोपिक की तकनीक का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। श्री ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पोस्ट में लिखा कि उन्हें इस कंपनी की आवश्यकता नहीं है और वे भविष्य में इसके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने टिप्पणियां पेंटागन द्वारा एंथ्रोपिक को कंपनी के AI उपकरणों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए दी गई समय सीमा से ठीक पहले की। अफगानिस्तान ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को बातचीत और राजनीतिक माध्यमों से सुलझाना चाहता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर बात की और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने कल रात कोलंबो में खेले गए सुपर 8 ग्रुप 2 मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने 161 रन का लक्ष्य 19 ओवर और 3 गेंद में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज सुपर 8 के ग्रुप 2 में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच श्रीलंका के पल्ले के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी समाचार ने विशेष कार्यक्रमों की नई श्रृंखला प्रकृति के बाद आकाशवाणी के साथ शुरू की है। श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी से विशेष बातचीत होगी। ये पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को विशेष अदालत द्वारा आरोप मुक्त किए जाने का समाचार अखबारों की सुर्खी बना है। केजरीवाल आरोप मुक्त, CBI को फटकार, ये नवभारत टाइम्स की पहली हेडलाइन है। जनसत्ता ने इस खबर को शीर्षक दिया है, शराब चीज ही ऐसी है। पत्र ने कल दोष आज निर्दोष लिखते हुए कल के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आरोपों से सरकार बदल गई पर कोर्ट से बरी। हिंदुस्तान लिखता है, अदालत ने कहा CBI ने पूर्व CM को बिना किसी ठोस आधार के आरोपी बनाया। दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, ये सही है कि CBI ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गई, लेकिन निचली अदालत से सभी आरोपी बरी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य के बरी होने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।